नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है डर को और भी करीब से दिखाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो डरावनी स्टोरी लेकर आया हूं वो मेरे जीवन में हुए एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट की खौफनाक कहानी है। दरअसल अपने साथ हुई जिस घटना के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो घटना आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मेरी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड साक्षी से शादी हुई थी। हम दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और हमने लव मैरिज की थी। सभी लोगों की तरह हमने भी अपनी शादी को लेकर और अपने हनीमून को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। तो ऐसे में मुंबई की शोर शराबे से भरी जिंदगी से हम कुछ वक्त के लिए दूर जाना चाहते थे, इसलिए हमने शादी से पहले ही अपना हनीमून प्लान कर लिया था। नेट पर कई जगह हमने सर्च किया और ऐसे में सिक्किम में एक जगह हमें एक खूबसूरत समुद्री तट पर एक कॉटेज पसंद आया। इसके बारे में पता चला कि वहां पर कोई भी नहीं जाता है, काफी शांत इलाका है। वहां न जाने की कई सारी बातें भी नेट पर दिखाई दे रही थी कि लोगों का मानना था कि वहां पर बहुत सारी बुरी आत्माएं रहती हैं, जिसकी वजह से कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता। जो कोई भी वहां पर गया है उनके साथ न जाने कितनी घटनाएं घटी हैं। कुछ लोग तो गायब भी हो गए थे। ऐसी न जाने कितनी बातें वहां पर लिखी हुई थी। वैसे मैं और साक्षी दोनों ही ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते थे। हमें यह सब कुछ अंधविश्वास लगता था। उस तट के किनारे जो कॉटेज की फोटो दिखाई गई थी वो काफी खूबसूरत थी। पहली नजर में ही हमें वो कॉटेज पसंद आ गया था और हमने फैसला कर लिया कि हम दोनों वहीं पर जाएंगे। काफी खूबसूरत जगह जो थी और सबसे अच्छी बात थी कि बिल्कुल शांत थी, इसलिए शादी के बाद ही हम दोनों वहां जाने के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर हमें जिस जगह जाना था हमने बस स्टैंड पर उस जगह के बारे में पूछा तो बस कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ही घबराते हुए हैरानी से हमारी तरफ देखने लगे। वे लोग अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे थे। हम दोनों बस में बैठ गए और उन्होंने उस जगह से लगभग 3 किलोमीटर दूर हमें छोड़ दिया। बस स्टैंड पर कई टेम्पो टैक्सी वालों ने आकर हमें घेर लिया। जब हमें जिस जगह जाना था हमने उस जगह का नाम लिया तो सभी एक एक करके सब हमें छोड़कर चले गए। लोगों का इस तरह का व्यवहार हमें थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी साक्षी बोली, कैसे पागल लोग हैं, ऐसी बेफिजूल की बातों पर भरोसा करते हैं। अरे भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता यार। ये कहते हुए हम आगे बढ़ने लगे। तभी एक लड़के पर हमारी नजर गई जो अपना टेम्पो लेकर एक तरफ बैठा हुआ किसी सोच में डूबा था। हमने जाकर जब उसे चलने के लिए कहा तो उसने कुछ सोचा और फिर बोला, कहाँ जाना है आप लोगों को? उसने इंग्लिश में ये सब कुछ बोला था क्योंकि शायद थोड़ा पढ़ा लिखा था। ऐसे में हमने भी जवाब इंग्लिश में ही दिया और जहां हमें जाना था उस जगह का नाम बताया तो कुछ सोचकर उसने हमें किराया बताया। ये सुनकर मैंने और साक्षी ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि और लोगों की तरह ना तो वो उस जगह का नाम सुनकर घबराया था ना उसने हमसे मना किया था, लेकिन हाँ उसने जो किराया मांगा था वो काफी ज्यादा था। जब साक्षी ने इस बारे में उस लड़के से कहा कि किराया काफी ज्यादा है तो वो लड़का बोला, मैडम मौत के मुंह में जा रहे हैं, इतना किराया तो बनता है ना, अगर चलना है तो ठीक है वरना मना कर दो। ये कहते हुए जाने लगा तो हमने रोक लिया। वैसे भी क्या करते, हमारी भी मजबूरी थी, अनजान जगह थी, पैदल तो जा नहीं सकते थे। सभी टेम्पो टैक्सी वालों ने मना कर दिया था। ऐसे में उसे मुंह मांगा किराया दिया और उसके टेम्पो में बैठकर वहां जाने के लिए रवाना हो गए। वैसे रास्ते में हमने उससे इस बारे में बात की। जो लोग बातें बनाते थे तो वो बोला, इस बारे में तो पहले ही आने से पहले ही आपको पता चल गया था, तो फिर आप लोग क्यों आए हो और अब आ गए हो तो पूछ क्यों रहे हो? उसका इस तरह का जवाब सुनकर मैंने और साक्षी ने एक दूसरे की तरफ देखा कि कैसा खड़ूस इंसान है और फिर उससे कुछ नहीं पूछा। वैसे जिस जगह पर हमें जाना था उससे दूर ही उस टेम्पो वाले ने हमें उतार दिया और हाथ के इशारे से बता दिया कि आप लोगों को जहां जाना है वो जगह वहां है। अब मैं और साक्षी जो अपना सामान लेकर आए थे उसे लेकर पैदल ही उस जगह की तरफ चल दिए। उस वक्त काफी शांत माहौल था, मौसम भी काफी सुहावना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, हर तरफ नारियल के ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। तभी साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, सच में आरव, यहाँ आकर कितनी शांति मिल रही है ना, ऐसा मन करता है कि हमेशा यहीं रह जाऊं। ये सुनकर मैं हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं जान, कुछ पैसे कमा लूंगा फिर हमारे लिए यहीं पर कोई घर खरीद लेंगे और हमेशा के लिए यहीं पर बस जाएंगे। ये कहते हुए हंसते हंसते हम आगे बढ़ रहे थे। फिर हम उस खूबसूरत कॉटेज के पास पहुंच गए जिससे हमने 15 दिन के लिए उसके मालिक से किराए पर लिया था। हमने ऑनलाइन ही उनसे संपर्क किया था और ऑनलाइन ही इसका पेमेंट किया था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया। उसने हमारे हाथ में उस कॉटेज की चाबी दी और बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। हमने उसे आवाज दी लेकिन उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, वहां से चला गया। तो साक्षी मेरी तरफ देखते हुए बोली, कैसे पागल लोग हैं यहाँ के,
किसी बात का या तो जवाब देते ही नहीं या फिर सीधी तरीके से बातें ही नहीं करते। ये सुनकर मैं बोला, कोई ना यार, अपना मूड खराब मत करो, चलो अंदर चलते हैं। ये कहते हुए एक बार फिर उस कॉटेज की तरफ देखा। वो काफी खूबसूरत और एक छोटा सा कॉटेज था जिसके चारों तरफ नारियल के पेड़ थे। इसके अलावा भी और ना जाने कितने फूलों के पेड़ थे। बाहर एक छोटा सा गेट लगा हुआ था, बिल्कुल सामने समुद्र था और दूर दूर तक हरियाली के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब हम दोनों गेट खोलकर अंदर जाने लगे। नीचे फर्श पर भी कंकड़ों से सुंदर डिजाइन बनाई गई थी। ऐसे में हम अंदर आ गए। एक छोटा सा गार्डन भी था जिसमें पत्थर की बनी हुई कुछ बेंचें भी बनी हुई थी जो देखने में काफी खूबसूरत थी। ऐसे में अब हम कॉटेज के पास आए, उसका गेट खोला और दोनों अंदर आ गए। जब मैं और साक्षी दोनों अंदर आए तो अचानक एक तेज हवा का झोंका आया जो हमें छू कर निकल गया। लेकिन हमने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और चारों तरफ उस कॉटेज को देखने लगे। वैसे काफी खूबसूरत था जैसे फोटो में दिखाया गया था। अंदर भी काफी ज्यादा साफ सफाई थी, यहाँ तक कि हमें खाने का बनाने का सामान भी वहां पर रखा हुआ था। तभी हम दोनों एक कमरे में आए जिसमें बेड लगा हुआ था। वहां हमने अपना सारा सामान रख दिया। ये कमरा जब तक हम वहां रुकने वाले थे हमारा बेडरूम था। तभी साक्षी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं वहीं एक चेयर पर बैठकर अपना मोबाइल देख रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ जैसे हमारे कमरे के सामने से कोई तेजी से भागते हुए निकल गया। ये महसूस होते ही मैंने उस तरफ देखा लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया, तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना मोबाइल देखता रहा। कुछ देर बाद साक्षी फ्रेश होकर आई तो मैं बाथरूम में चला गया और शावर चालू करके उसके नीचे खड़े होकर नहाने लगा। तभी मुझे बड़ी धीमी कोई आवाज अपने कानों में सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मैंने चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर नहाकर बाहर आ गया। अब जो खाना पैक करवा कर लाए थे हमने खा लिया था। फिर मैं और साक्षी कॉटेज से बाहर समुद्र के किनारे पर आकर बैठ गए थे। हमें वहां पर बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी एहसास हुआ जैसे कोई भागते हुए हमारे पीछे से गुजर गया हो। तो हमने दोनों ने पीछे की तरफ देखा लेकिन कुछ भी नहीं था, तो सोचा शायद कोई हवा का झोंका होगा। ये सोचकर कोई ध्यान नहीं दिया। अब शाम हो चुकी थी तो हम वापस कॉटेज में आए। खाना तो हमने पहले ही खा लिया था, तो ऐसे में भूख नहीं लगी थी, इसलिए अपने साथ जो कुछ स्नैक्स लेकर आए थे उन्हें खाकर पानी पीकर आराम करने के लिए लेट गए, क्योंकि वैसे भी आज हम दोनों सफर में काफी ज्यादा थक गए थे। तो ऐसे में कुछ ही देर में हम दोनों को नींद आ गई। जब हम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे तो ऐसा लगा जैसे अचानक कमरे में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। इतनी ज्यादा ठंडक बढ़ गई थी कि धीरे धीरे हम दोनों को सर्दी लगने लगी थी। तो अचानक मेरी आंखें खुल गई। मैं सोचने लगा कि अचानक कमरे में इतनी ज्यादा सर्दी क्यों महसूस हो रही है, जबकि पंखा तो बंद है। यही सोच रहा था कि तभी अचानक किचन में कुछ गिरने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि साक्षी ने भी हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और बोली, नुक, कैसी आवाज है? तो मैं बोला, शायद किचन में कुछ गिरा है। तो साक्षी बोली, चलो चलकर देखते हैं। अब हम दोनों उठकर किचन में गए तो वहां पर देखा कि कुछ कांच के बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गए थे और चारों तरफ उनके कांच के टुकड़े फैले हुए पड़े थे। ये देखकर हम दोनों हैरान रह गए कि ये कांच के बर्तन कैसे टूट गए। तभी वहां पर बहुत ही भयंकर बदबू आने लगी। एक अजीब सी भयंकर बदबू आ रही थी। तो साक्षी मेरी तरफ देखकर बोली, ये कैसी बदबू है? तो मैं बोला, शायद कोई चूहा मर गया होगा। तभी साक्षी बोली, मैं चेक करके देखती हूँ। तो मैं बोला, यार रात काफी हो गई है, सुबह देख लेना। लेकिन साक्षी को एक पल का भी चैन नहीं था। उसने कुछ ही देर में पूरा किचन चेक कर लिया लेकिन वहां पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो बदबू आ रही थी। तो मैं बोला, खिड़की खुली हुई है, शायद बाहर से कोई बदबू आ रही होगी। तो साक्षी बोली, ठीक है, लेकिन ये बर्तन कैसे गिर गया? तो कुछ सोचकर मैं बोला कि जो आदमी यहाँ साफ सफाई का काम करता है, गलती से बर्तन यहीं रख गया होगा और तेज हवा का झोंका आया होगा और गिर गए होंगे। ये सुनकर साक्षी कुछ नहीं बोली, बस कुछ सोचती रही। तो मैं बोला, छोड़ो यार, चलो चलते हैं। ये कहते हुए मैंने खिड़की बंद की। तभी साक्षी ने फर्श पर फैले हुए सारे कांच के टुकड़ों को साफ किया और उन्हें कचरे में डाला। फिर हम दोनों वापस कमरे में आ गए, लेकिन ये देखकर हैरान रह गए कि अब बिल्कुल भी हमें कमरे में सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। अचानक इस तरह मौसम को बदलते देखकर साक्षी मेरी तरफ देखकर बोली, कुछ देर पहले तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी और अब देखो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला, हाँ चलो सो जाते हैं, रात काफी हो गई है। ये कहते हुए हम सोने के लिए लेट गए। थके हुए थे तो कुछ ही देर में हम दोनों को नींद आ गई और गहरी नींद में सो गए। धीरे धीरे इसी तरह सुबह हो गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो वहां साक्षी नहीं थी। बाथरूम में से पानी की आवाज आ रही थी। शायद साक्षी बाथरूम में नहा रही थी। यही सोचकर मैं बेड पर बैठा हुआ अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था कि अचानक मुझे जो मेन गेट था उसके तेज आवाज के साथ खुलने की आवाज आई। तो मैं सोचने लगा कि मैं तो रात को इसे अंदर से लॉक किया था, तो फिर ये कैसे खुल गया? ये सोचकर मैं उस तरफ गया तो देखा कि गेट खुला हुआ था। अब पहले तो मुझे हैरानी हुई,
फिर सोचा शायद साक्षी ने खोल दिया होगा और हवा से आवाज कर रहा है। ये सोचकर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने गेट को फिर से बंद किया और वापस आकर कमरे में बेड पर बैठ गया। तभी कुछ ही देर में साक्षी नहाकर बाहर आई। वो टॉवल लपेटे हुए थी। ये देखकर मैं उसके पास गया और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, आज तो बड़ी कातिलाना लग रही हो, क्या इरादा है? ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं। ये कहते हुए जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। तो साक्षी बोली, पहले नहा कर आओ, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। और वैसे भी अब मैं कौन सी भाग रही हूँ, यही तो है हम लोग कुछ दिनों के लिए। ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, लेकिन मेरा मन करता है कि हमेशा यहीं रह जाऊं, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी ना हो। तभी अचानक बाहर की तरफ से कुछ आवाज आई। जैसे ही हम दोनों ने देखा तो एक काली बिल्ली थी जो भागते हुए दिखाई दी। तो मैं बोला, कुछ नहीं, बिल्ली है। ये कहते हुए साक्षी की तरफ देखा और बोला, काश ये हनीमून 1 साल का हो तो कितना अच्छा है। ये कहते हुए मुस्कुराने लगा। ये कहते हुए अब मैं जल्दी से नहाकर टॉवल लपेटकर बाथरूम का गेट खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर पहले तो हैरानी हुई, फिर सोचने लगा कि शायद साक्षी ने ही गेट खटखटाया होगा। ऐसे में जल्दी से तैयार होकर रसोई में गए। उस वक्त साक्षी हम दोनों के लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैं पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या बात है, ऐसी भी क्या जल्दी है कि मुझे बाथरूम में नहाने तक नहीं दिया? ये सुनकर साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, अब मैंने क्या किया है? तो मैं बोला, अनजान बनने की कोशिश ना करो, ये तो मुझे पता है कि क्या किया है। तो साक्षी बोली, ना, मैंने तो ऐसा कुछ ना किया। वैसे मुझे तो उस वक्त यही लग रहा था कि बाथरूम का दरवाजा साक्षी ने ही खटखटाया है, क्योंकि वो बड़ी शरारती थी। अब तो हम दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ अकेले थे, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था, न ऑफिस के काम की टेंशन थी। ऐसे में फिर हम दोनों ने एक साथ में नाश्ता किया। तभी वही बूढ़ा आदमी जिसने कल हमें चाबी दी थी, वो घर की साफ सफाई करने के लिए आ गया था। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो घूरकर हमें देखने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं। ऐसे में साक्षी मेरी तरफ देखकर बोली, लगता है ये इंसान बोलता ही नहीं है, तभी तो हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है। तो मैं बोला, हाँ, हो सकता है। ये कहते हुए हम दोनों बाहर की तरफ चले गए। वैसे आज मौसम काफी सुहावना था, तो हम दोनों बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए थे। दूर दूर तक कोई भी हमें नजर नहीं आ रहा था, काफी शांत माहौल था। हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऐसे में बातें करते हुए दोनों रोमांटिक हो गए और वहीं पर एक दूसरे को किस करने लगे। जैसे ही हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तो मुझे महसूस हुआ जैसे एक अजीब सी भयानक बदबू आई और किसी ने मेरे गाल पर किस किया हो। ये देखकर हड़बड़ाते हुए मैं साक्षी से अलग हो गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां पर हम दोनों के सिवाय कोई नहीं था। तो साक्षी बोली, क्या हुआ? तो मैं बोला, कुछ नहीं। ये कहते हुए सोचा शायद मेरे मन का भ्रम होगा, ऐसे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक बरसात होने लग गई, तो हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े भागते हुए अंदर आ गए, लेकिन फिर भी हम दोनों बरसात में भीग गए थे। उस वक्त गीले कपड़ों में साक्षी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने उसे अपने करीब खींच लिया। वहां पर देखने वाला या कोई डिस्टर्ब करने वाला तो था नहीं, इसीलिए किसी बात की टेंशन नहीं थी, क्योंकि जो साफ सफाई करने वाला बूढ़ा आदमी था वो भी साफ सफाई करके वहां से चला गया था। अब मैं और साक्षी दोनों एक साथ में थे। हम दोनों एक दूसरे को देखकर किस करने लगे, धीरे धीरे एक दूसरे में खोने लगे। उन गीले कपड़ों में साक्षी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने उसे अपने करीब खींच लिया। वैसे जो कॉटेज की साफ सफाई करने वाला बूढ़ा आदमी था वो भी पूरे कॉटेज की साफ सफाई करके वहां से चला गया था। अब मैं और साक्षी दोनों एक साथ में थे। फिर हम एक दूसरे को किस करने लगे। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कमरे में है और हमें देख रहा है। ये एहसास होते ही मैं चारों तरफ देखने लगा। तो साक्षी बोली, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं यार, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। तो साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे सिवा यहाँ तुम्हें देखने वाला और है ही कौन? ये कहते हुए मेरे गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। मैंने भी अब सारी बातें नजरअंदाज कर दी। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होकर रह रहे थे तो मुझे अपनी बेड के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, लेकिन मैंने अब इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक मुझे अपने गले के पास पीछे से किसी की गर्म सांसें महसूस लगी। तो अब मैंने हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैं फिर से साक्षी को किस करने लगा। थोड़ी देर बाद हम थक गए और फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। थोड़ा थक चुके थे, ऐसे में बिना कपड़ों के ही सो गए। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो किसी के हाथों की छुअन मुझे महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को छूने की कोशिश कर रहा था। मैंने नींद में होने की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके हाथों की छुअन बढ़ती ही जा रही थी।
धीरे धीरे उसके हाथ मेरे प्राइवेट पार्ट पर आ पहुंचे थे। ये महसूस होते ही मैंने सोचा शायद साक्षी है, तो मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो तो करवट बदलकर सो रही थी। अब ये सब कुछ मुझे काफी हैरान कर रहा था। फिर सोचा शायद मेरे मन का भ्रम है। ये सोचकर मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी फिर से मुझे वही सब कुछ महसूस होने लगा। अपने पास में मुझे किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास में लेटा हुआ है। साथ में वही भयंकर बदबू आ रही थी। तो मैंने तभी आंखें खोलकर हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा। मैं और साक्षी ही वहां पर थे और कोई नहीं था। शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। ये सोचकर मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। साक्षी सो रही थी तो मैं अपना मोबाइल चलाने लग गया। जब मैं अपना मोबाइल चला रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से मुझे आवाज दी है। तो मैंने हड़बड़ाते हुए खिड़की से बाहर की तरफ देखा। कोई नजर नहीं आया। शायद मेरे मन का भ्रम है। ये सोचकर फिर से मोबाइल चलाने लग गया। तभी साक्षी की नींद खुल गई। वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी तो मैं उसकी तरफ देखकर प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोला, नींद पूरी हो गई? तो वो बोली हाँ। ये कहते हुए उसने मेरे गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। हमारी शादी हाल ही में हुई थी। हम हनीमून पर आए थे। ऐसे में फिर से एक दूसरे के साथ खो गए। लेकिन जब भी मैं साक्षी से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था तभी मुझे फिर से वहां किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे से छूने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ मुझे काफी अजीब लग रहा था। तो चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तो मैंने हमेशा की तरह सोचा कि शायद मेरे मन का भ्रम है। ऐसे में मैं ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वही शाम हो गई थी। ऐसे में हम दोनों ने फिर तैयार होकर बाहर घूमने के लिए निकल गए। जब हम दोनों समुद्र के किनारे बैठे हुए थे तो मुझे एहसास होने लगा जैसे कोई मेरे बहुत ही करीब मेरे कंधों के पास झुका हुआ है। अब मैं पीछे की तरफ देखा, कुछ भी नहीं लगा। तो फिर भी साक्षी के साथ बातें करने लग गया। कुछ देर बाद अब हम दोनों वापस आ गए थे। एक साथ हमने खाना बनाया, खाना खाया, एक साथ में रोमांटिक मूवी देखी। एक दूसरे के साथ वही रोमांटिक पल हम बिताने लगे और फिर थके होने की वजह से सो गए। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी फिर से मुझे वही छुअन महसूस होने लगी। तो मैंने हड़बड़ाते हुए आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। कुछ भी नजर नहीं आया। मैं फिर से अपनी आंखें बंद की थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। आंखें खोलकर देखा तो कुछ नजर नहीं आया। ये सब कुछ मुझे काफी हैरान कर रहा था। तभी फिर से मैं आंखें बंद करने ही वाला था कि तभी मुझे अपने कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी जिसने एक सफेद कलर का गाउन पहन रखा था। धुंधली धुंधली मुझे दिखाई दे रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि ये लड़की कौन है और यहाँ पर कैसे आई, जबकि दरवाजा तो अंदर से लॉक है। ये सोचते हुए मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था और जैसे वो अजीब तरह से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती जा रही थी। इसके साथ में चारों तरफ वही सड़ी गली अजीब सी कमरे में बदबू फैली हुई थी और कमरे में ठंडक भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब मैंने हड़बड़ाते हुए लाइट जलाई तो वो लड़की अब मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब तो मैं काफी हैरान और परेशान हो गया। मैंने फिर से लाइट बंद की और फिर से सोने के लिए लेट गया। लेकिन दिल और दिमाग में हजारों बातें आ रही थी। वैसे मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि जब से यहाँ आया हूँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है। यही सब सोचते हुए मेरी आंखें लग गईं और मैं सो गया। सोए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक मुझे अपने कमरे में पंखे के चलने की आवाज आने लगी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो पंखा चला हुआ था, जबकि मैंने तो पंखे को अच्छे से बंद किया हुआ था क्योंकि आज बरसात होने की वजह से वैसे ही मौसम काफी ठंडा था। लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद मैं नींद में था और साक्षी ने पंखा चला दिया होगा। ये सोचकर सर्दी महसूस होने पर फिर से पंखा बंद किया और सो गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे रसोई में कुछ गिरने की, टूटने की बहुत तेज आवाज आई। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने साक्षी की तरफ देखा जो अभी गहरी नींद में सो रही थी। अब मैं उठा और रसोई में गया, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद मेरे मन का भ्रम है। वैसे भी शांत मौसम में ऐसी आवाजें आती हैं। ये सोचकर मैं वापस आकर सोने के लिए लेट गया और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी जैसे किसी की मजबूत हाथों ने मुझे जकड़ लिया था। ये महसूस होते ही मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन आंखें नहीं खोल पा रहा था। साथ में ही मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। अब किसी की गरम गरम सांसें मैं अपने कानों के पास महसूस कर रहा था। उसकी पागलों जैसी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। अब ये तो मुझे महसूस हो गया था कि ये साक्षी नहीं है। वही अजीब सी बदबू मुझे महसूस होने लगी और मुझे अपने शरीर पर किसी के हाथों का स्पर्श, उसकी हरकतें साफ साफ महसूस हो रही थी।
उस वक्त मैं आवाज देकर साक्षी को जगाना चाहता था, लेकिन जगा नहीं पा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई जबरदस्ती मेरे साथ सोने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर मेरे साथ यही सब कुछ चलता रहा। अब मुझे काफी थकान होने लगी। तभी जो मेरे सीने पर मुझे बोझ महसूस हो रहा था वो अचानक से कम हो गया। हाथ पैरों की जकड़न भी दूर हो गई। तो हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर घबराते हुए कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये सोचते हुए साक्षी की तरफ देखा तो उस वक्त साक्षी गहरी नींद में सोई हुई थी। ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सोचकर ही मैं घबराने लगा। तभी मुझे अपने कमरे में दरवाजे के पास वही लड़की दिखाई दी जो सफेद गाउन पहने हुए मेरी तरफ मुस्कुराई जा रही थी। अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो रसोई की तरफ वहां से चली गई। उसके जाते ही कमरे में जो ठंडक और अजीब सी बदबू फैली हुई थी वो दूर हो गई। किंतु अब मैं घबरा गया था। ये तो समझ में आ गया था कि कुछ न कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। मैं चाहे पहले भूत प्रेत को नहीं मानता था, लेकिन आज अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था तो इन सब से इनकार भी तो नहीं कर सकता था। अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी तो मैंने साक्षी को जगाया। अब मुझे इस तरह परेशान देखकर साक्षी बोली, क्या हुआ? तो मैंने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर साक्षी बोली, क्या यार तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ हम दोनों के सिवाय कोई नहीं है, गेट भी पूरी तरह लॉक है। ऐसे में अंदर भला कौन आ सकता है? लगता है लोगों की इन बेफिजूल की अंधविश्वासी बातों पर तुम भी यकीन करने लगे हो, जिनका असर तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं यार, सच में मैंने एक लड़की को देखा था। तो साक्षी बोली, प्लीज यार मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर करवट बदलकर वो फिर से सो गई। तो मैं भी सोने के लिए लेट गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ में क्या हो रहा है। धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि साक्षी बाथरूम में नहा रही थी, क्योंकि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। किंतु तभी मुझे महसूस हुआ जैसे रसोई में कुछ आवाज आ रही है, कुछ बर्तनों की आवाज, जैसे रसोई में कोई कुछ काम कर रहा है। तो अब मुझे हैरानी हुई कि अगर साक्षी बाथरूम में नहा रही है तो फिर रसोई में कौन है? और वैसे भी इतनी जल्दी वो बूढ़ा तभी साक्षी मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें हो क्या गया यार? अब रात को भी तुम ऐसे ही बातें कर रहे थे। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनकर वही उल्टी सीधी बातें तुम्हारे दिमाग में आती रहती हैं। अब उसकी बातें सुनकर मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी साक्षी बोली, मैं से छोड़ो इन बातों को और अब जल्दी से नहा कर आ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। ये कहकर वो रसोई में चली गई। अब मुझे तो खुद पर ही हैरानी हो रही थी कि ये मेरा मन का भ्रम है या हकीकत में ही ऐसा कुछ हो रहा है। मैं फिर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। अभी मैं शावर के नीचे नहा रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के हाथों की छुअन मेरी पीठ पर बढ़ती ही जा रही है। तो ये महसूस होते ही मैंने हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे बाथरूम में कोई भी नजर नहीं आया। तभी रात की बात याद आने लगी तो मैं घबराने लगा। मैं फिर नहाने ही लगा था कि अचानक वही छुअन फिर से महसूस हुई। तो मैंने हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा। तभी बाथरूम में लगे हुए शीशे में मुझे वही रात वाली गाउन वाली लड़की दिखाई दी। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने शीशे में से ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी हैं और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही हैं। अब मैंने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। सामने शीशे में देखा, अब वहां भी वो लड़की नजर नहीं आ रही थी। किंतु इन सब की वजह से मैं बहुत डर गया और जल्दी से नहा धोकर बाहर आया। मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। साक्षी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। फिर मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर अपने आप से बोला, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। तभी मैं सोचने लगा कि मैं साक्षी से अब कुछ नहीं बोलूंगा, वरना वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी। ये सोचकर मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आया। तभी साक्षी ने हम दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया। अब हमने एक साथ नाश्ता किया। उस वक्त घबराते हुए मैं नाश्ता भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो साक्षी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, अब कुछ नहीं, अब तुम मेरे साथ बैठो। ये कहकर हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाया। जब फिर उस कोने की तरफ देखा, लेकिन अब वो लड़की नजर नहीं आ रही थी। वहीं कमरे में भी कोई बदबू नहीं थी। तो साक्षी बोली, ये सब क्या हो रहा है? लगता है तुम सही कहते हो, कोई आसपास में जंगली जानवर मर गया है। जब तेज हवा चलती है और कमरे में तेज हवा का झोंका आता है तो वो बदबू हमारे यहाँ आ जाती है और फिर अचानक से चली जाती है। ये सुनकर मैं बोला, हाँ, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था उसके बारे में सोचकर डर रहा था। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ भी देख सकता हूँ। साक्षी को मैं बताना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि साक्षी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। वहीं फिर हम एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताने लगे, एक दूसरे को किस कर रहे थे।
और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे थे तो मुझे एहसास होने लगा जैसे कोई जबरदस्ती मुझे किस करने की, मेरे करीब आने की, मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने इन सब से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए साक्षी को अपने आप से अलग किया तो साक्षी मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? तो मैं बोला, अब कुछ नहीं यार, मेरा मन नहीं है। ये कहकर सोने के लिए लेट गया तो साक्षी बोली, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ आराम कर लो। ये कहकर वो भी सोने के लिए लेट गई। वो मुझसे बातें करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं तो वहीं सब कुछ सोच रहा था और मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई। शाम को कुछ वक्त के लिए मैं और साक्षी बाहर टहलने लगे और उसके बाद खाना खाकर जब एक दूसरे के करीब आने लगे तो मुझे वहीं भयंकर बदबू फिर से महसूस होने लगी। वहीं छुअन अपने शरीर पर महसूस होने लगी, जो सब कुछ मुझे काफी अजीब लग रहा था। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी साक्षी फिर से मुझसे मजाक करते हुए मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगी तो मैं साक्षी की तरफ देखते हुए बोला, यार मेरा मन नहीं है। तो साक्षी बोली, तुम्हें हो क्या गया यार, अब तुम कभी ऐसा नहीं करते हो। तो मैं बोला, हाँ यार लेकिन आज मन नहीं है। तो साक्षी कुछ सोचकर बोली, ठीक है, अच्छा आराम कर लो। ये कहकर वो अपने मोबाइल में कुछ देखने लग गई। उस वक्त मैं उसे कैसे समझाता कि मुझे ये सब कुछ करते हुए अब डर लगने लगा है, अजीब सी छुअन मुझे महसूस होने लगती है। फिर हम दोनों सो गए थे। तभी रात को अचानक जो कॉटेज का मेन दरवाजा था उसे खटखटाने की आवाज आने लगी। पहले तो नींद में होने की वजह से हम दोनों ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर तेज तेज आवाज आने लगी तो हम दोनों की घबराते हुए आंखें खुल गई। अब मैं बोला, ये कैसी आवाज है? तभी साक्षी बोली, हाँ। तो मैं बोला, मैं अभी देखता हूँ। तो साक्षी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए बोली, नहीं आरव, यहाँ पर सुनसान इलाका है, कहीं कोई चोर लुटेरे हुए तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आप दरवाजा मत खोलो। ये कहते हुए घबराने लगी। तो फिर मैं भी कुछ सोचा और बोला, ठीक है। अब हम दोनों ने फिर खिड़की से झांककर घबराते हुए बाहर की तरफ देखा, लेकिन हमें वहां कोई नजर नहीं आ रहा था और गेट भी अंदर से लॉक था। ये देखकर हमें हैरानी होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमने सोचा कि शायद मन का भ्रम हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो कुछ तो दिखाई देता। ये सोचते हुए अब हम फिर से सोने के लिए लेट गए। तभी कॉटेज के बाहर ऐसा लगने लगा जैसे बहुत सारे लोग एक साथ में भाग रहे हों। उनके भागने की आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी। ये देखकर मैं और साक्षी दोनों घबरा गए। हमने घबराते हुए खिड़की से देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया और अब ना कोई भागने की आवाज सुनाई दे रही थी। तो साक्षी मेरी तरफ देखते हुए घबरा कर बोली, कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया कि हम यहाँ पर हैं? ऐसे में कहीं चोर आए तो? मैं बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ का माहौल ऐसा है कि दूर की आवाज भी ऐसे महसूस होती है जैसे यहीं से आ रही हैं। तो साक्षी घबराते हुए बोली, नहीं सच में यहाँ कोई था तो? मैं बोला, यार ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई होता तो हमें खिड़की से तो दिखाई देता, और वैसे भी देखो बाहर तरफ जो गेट है वो अंदर से लॉक है, तो तुम बताओ कोई कैसे अंदर आएगा? चारों तरफ कोई अंदर ना आ सके इसलिए कांच के टुकड़े लगाए हुए हैं, तो बताओ कोई अंदर कैसे आएगा? ये सुनकर साक्षी भी घबराते हुए कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। ये सुनकर साक्षी ने भी मेरी बातों पर यकीन कर लिया और सोने के लिए लेट गई। अभी उसे नींद भी नहीं आई थी कि अचानक लाइट बंद चालू होने लगी। ये देखकर वो हड़बड़ाते हुए फिर से बेड पर बैठ गई और मेरी तरफ देखकर बोली, ये सब क्या है आरव? वैसे तो मैं भी घबरा गया था। तभी मुझे अपने कमरे के कोने में वही लड़की नजर आई जो गाउन पहने हुए थी। ये देखकर मैं घबरा गया। उस वक्त मैं साक्षी को वो सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे ये लड़की साक्षी को नहीं सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और ये सब कुछ उल्टी सीधी हरकतें मेरे ही साथ होती हैं। ऐसे में मुझे पता था कि साक्षी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी, और मान लो अगर वो लड़की इस वक्त उसे दिखाई दे गई तो वो अगर ये सब कुछ देखेगी तो कहीं घबरा ना जाए, और अगर नहीं देखेगी तो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। इसीलिए मैं कुछ नहीं बोला। तभी साक्षी मेरी तरफ देखकर बोली, ये अचानक लाइट को क्या हो गया है? तो मैं बोला, यार ऐसा इलाका है, मौसम खराब हो गया होगा तो कोई खराबी आ गई होगी, तभी अचानक लाइट ठीक से आ गई। तो मैं बोला, लो आ गई, अब चलो सो जाओ। अब हम सोने के लिए लेट गए और कुछ ही देर में हम दोनों सो गए। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई। अगले दिन सुबह जब मैं बाथरूम में नहा रहा था तो मुझे ये सोचकर डर लगने लगा कि कल की तरह मुझे वहीं सब कुछ महसूस ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया। अब हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया, फिर बाहर घूमने के लिए चले गए। एक दूसरे के साथ उस दिन रोमांटिक पल भी बिताए, एक दूसरे के करीब भी आए थे, लेकिन कुछ भी अब महसूस नहीं हुआ। तो मुझे हैरानी होने लगी और मैं साथ में खुश भी होने लगा कि अच्छा है कि ऐसा कुछ भी मुझे ना लगे तो ठीक है। यही सब सोचते जा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ तो सुनामी से पहले की एक शांति है। धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई। शाम को हम दोनों बाहर बैठकर बातें कर रहे थे।
फिर घर वालों का कॉल आया और हमने उनसे बातें की, वहां के बारे में बताया। इसी तरह रात का अंधेरा हो गया तो हम दोनों अंदर आए। अब साक्षी रसोई में खाना बना रही थी और मैं अपने ऑफिस के किसी दोस्त का कॉल आ जाने की वजह से उससे फोन पर कमरे में बेड पर बैठकर बातें कर रहा था। तभी मुझे साक्षी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये सुनकर मैं घबरा गया और तुरंत कॉल काटकर रसोई में भागते हुए गया तो सामने जो नजारा देखा उसे देखकर तो मेरी भी आंखें फटी की फटी ही रह गई। मैंने देखा कि रसोई के बर्तन हवा में लहराते हुए अपने आप ही नीचे गिर रहे थे। ये देखकर साक्षी डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी हुई और घबराते हुए मेरा नाम लेकर चिल्ला रही थी। जब साक्षी ने मुझे देखा तो घबराते हुए मेरे गले लग गई। उस वक्त वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो मैंने भी उसे कसकर गले लगा लिया। रसोई में चारों तरफ वही सड़ी गली सी बदबू फैली हुई थी और फिर अचानक मुझे वहां पर धुंधला धुंधला उसी लड़की का चेहरा दिखाई देने लगा। ये देखकर मैं भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक बर्तनों का गिरना बंद हो गया और वो भयंकर बदबू भी ना जाने कहां चली गई थी। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कोई तेज हवा का झोंका हमारे पास से गुजरकर सीधे ही कमरे की तरफ चला गया है। ये देखकर साक्षी थर-थर कांपने लगी थी। मुझे तो कई दिन से ये सब कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन साक्षी तो आज पहली बार ये सब कुछ महसूस कर रही थी, देख रही थी। अब वो मेरी तरफ देखते हुए घबराते हुए हड़बड़ा कर बोली, आरव मुझे यहाँ नहीं रुकना, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो ना। अब मैं बोला, हाँ तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तो मैं बोला, ठीक है हम लोग सुबह चलेंगे, वैसे भी चारों तरफ रात हो गई है, हमें कोई टैक्सी टेम्पो नहीं मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, और वैसे भी पीछे की तरफ जंगल है, ऐसे में हमारे लिए खतरा हो सकता है। ये कहते हुए उसे समझाने की कोशिश करने लगा, किंतु वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उस दिन मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, लेकिन घबराहट की वजह से साक्षी कुछ खा ही नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे तसल्ली दी, उसे समझाने की कोशिश की, तब जाकर वो वहां रुकने के लिए तैयार हुई। अब मुझे भी लगने लगा था कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। हम दोनों घबराए हुए बेड पर एक दूसरे से लिपट कर लेटे हुए थे कि अचानक बाहर से तेज तेज आवाज आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई चिल्ला रहा है। ये सुनकर साक्षी घबराते हुए बोली, आरव बाहर कौन है? तो मैंने उसे तसल्ली दी कि कुछ नहीं है, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए खिड़की से पर्दा हटाया। अब हम दोनों बाहर की तरफ देखने लगे तो हमारे होश उड़ गए। सामने समुद्र में एक लड़की थी जो समुद्र के अंदर से निकल कर आ रही थी। अंधेरी रात में भी उसकी आंखें चमक रही थी और उसका वो सफेद गाउन भी चमक रहा था। वो हमारी तरफ बढ़ती ही आ रही थी। ये देखकर तो हमारी तो सांसें ही गले में अटक गई। तभी अचानक एक तेज बिजली चमकी, जिसमें वो भयानक लड़की हमें दिखाई दी, जो वही लड़की थी जो मुझे रोजाना दिखाई देती थी। तभी देखते ही देखते उस लड़की ने हमारी तरफ अपना हाथ किया और उसका हाथ काफी लंबा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हमें देख लिया था। अब तो हम दोनों घबराने लगे कि ये लड़की अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसे में हम कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते कि तभी हमारे पीछे से कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। तो हमने पीछे देखा, कुछ नजर नहीं आया, लेकिन तभी कमरे में तेज वो हवा इतनी तेज थी कि कमरे में जो पर्दे वगैरह थे सब उड़ने लगे थे। तभी अचानक उस चलती हुई हवा में वही गाउन वाली लड़की का चेहरा हमें नजर आया, जो गुस्से में हमारी तरफ देखकर घूर रहा था। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। अब हमारी आंखों के सामने वो लड़की धीरे धीरे हमें अच्छे से दिखाई देने लगी। वो सफेद गाउन पहने हुए थी, उसका पूरा शरीर और चेहरा सफेद था, आंखें काली और बड़ी डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर सड़ गया हो। वो गुस्से में हमारी तरफ देखकर घूर रही थी। ये देखकर मैं और साक्षी दोनों घबरा गए। साथ में मुझे हैरानी भी हो रही थी, क्योंकि वही लड़की कुछ देर पहले हमें अपने पीछे समुद्र में नजर आई थी। तो अब कभी हम खिड़की की तरफ देखते तो वही लड़की बाहर से हमारी तरफ देख रही थी। जो लड़की बाहर थी वही अंदर भी थी। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा छलावा है। तभी अंदर वाली लड़की ने घूर कर मेरी तरफ देखा और फिर साक्षी की तरफ देखने लगी। अब साक्षी थर थर कांपते जा रही थी। तभी उस लड़की ने बिना छुए ही घूर कर साक्षी की तरफ देखा और आंखों के इशारे से ही हवा में उठाकर साक्षी को एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही उसने अपना हाथ बढ़ाया। देखते ही देखते उसका हाथ काफी लंबा हो गया। अब उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे ऊपर हवा में लहरा दिया। ये देखकर साक्षी की चीख निकल गई। मैं भी चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी उसने मुझे बेड पर फेंक दिया। अब मैं साक्षी के साथ वहां से भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर तो जैसे जम गए थे। कमरे में वही बदबू फैली हुई थी। तभी साक्षी मैं उसे भागने के लिए बोलने लगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी।
और रोते हुए गर्दन हिलाकर मना कर रही थी कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तभी उस लड़की ने घूरकर साक्षी की तरफ देखा तो साक्षी भी थर-थर कांपने लगी। अचानक मेरे हाथ पैरों में जैसे जान आ गई। मैं उठकर साक्षी के पास आया और मैंने उसका हाथ पकड़ा। अब हम दोनों वहां से भाग गए। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो आत्मा अब क्या कर रही है, लेकिन उसकी भयानक आवाज हमें सुनाई दे रही थी। अब हमें किसी बात का कोई होश नहीं था कि हम किधर भाग रहे हैं, किधर नहीं। हमारे पैरों में चप्पल जूते कुछ भी नहीं था। हम बस जो कॉटेज के पीछे की तरफ का दरवाजा था उससे होकर जंगल के पास से गुजर रहे एक रास्ते पर भाग रहे थे, क्योंकि सामने समुद्र में तो वही लड़की हमें दिखाई दे रही थी। हम भागते ही जा रहे थे। हमारी सांसें उखड़ने लगी थीं, लेकिन डर सता रहा था कि वो लड़की हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए भागते रहे। कुछ ही आगे आने पर भागते भागते अचानक हम एक घर के पास पहुंच गए, जो कच्चा पक्का सा घर था। ये देखकर हमें डर लगने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी जंगल में से साक्षी के पैर में एक जहरीला कांटा चुभ गया और वो दर्द से चिल्लाने लगी। रात के वक्त शांत मौसम में उसके चीखने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी थी। ये देखकर मैं उसे संभालने की कोशिश करने लगा कि एक आवाज आई जैसे कोई बोल रहा है। अब हमने नजर उठाकर देखा तो वही बूढ़ा आदमी था जो रोज कॉटेज में साफ सफाई करने के लिए आता था। उसे देखकर हम घबराते हुए हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसे हमने कभी बोलता हुआ नहीं देखा था। वो एकटक हमारी तरफ देख रहा था और फिर उसने चारों तरफ देखा और घबराते हुए हमारी तरफ देखकर बोला, आओ अंदर। ये कहते हुए हमें बुलाने लगा। उसकी भाषा तो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन हाथ का इशारा जरूर समझ में आ गया था। अब वो हमें अंदर लेकर गया। उस वक्त हम दोनों घबराए हुए थे। तभी उसने हमें पानी लाकर पीने को दिया। डर की वजह से मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। साक्षी थर-थर कांप जा रही थी। तभी मैं बोला, घबराओ मत, यहां कुछ नहीं होगा। अब उनको इस तरह हिंदी में बातें करते देखकर हम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तो वो बोला कि मैंने कुछ सालों तक दुबई में काम किया था। वहां पर हिंदी बोलने वाले बहुत सारे लोग थे, तो मैं हिंदी सीख गया। ऐसे में मुझे हिंदी भी आती है। ये सुनकर हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तभी वो बूढ़ा आदमी हमारे सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। तो मैं घबराकर हड़बड़ाते हुए बोला, वो कौन थी बाबा? ये कहते हुए चुप हो गया। फिर हिम्मत करके बोला, जब से उस कॉटेज में आए हैं कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ अजीब सा हमारे साथ हो रहा था। आप तो वहां साफ सफाई करते हैं, काफी सालों से यहां रहते हैं, तो आपको तो कुछ पता होगा, कुछ बताइए ना। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसे देखकर लग रहा था जैसे वो काफी कुछ जानता है। तभी मैं बोला, कुछ बताइए बाबा, मुझे पता है आप कुछ जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। अब तो हमारी जान पर बनाई है, अब तो कुछ बताइए। तो कुछ देर चुप रहकर और कुछ सोचकर वो बोला, वो रूपा की आत्मा है। ये सुनकर मैंने और साक्षी ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। अब मैं हैरानी से बोला, रूपा की आत्मा? अब साक्षी भी उसकी तरफ देखने लगी। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, रूपा की, वही जो मेरी बेटी थी। ये सुनकर हमें हैरानी हुई तो वो बूढ़ा आदमी हमारी तरफ देखने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोला, कभी मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ यहां रहता था। वो कॉटेज का मालिक विदेश में रहता है और जयपुर का रहने वाला है। वो कभी यहां नहीं आता, लेकिन उसने कॉटेज की जिम्मेदारी हमें सौंप रखी थी। वहां पर काफी लोग आते थे, काफी लोग उस वक्त उसमें रुकते थे, इसलिए साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी थी। मेरी पत्नी सब कुछ देखती थी। ऐसे में बस साफ सफाई करके मेरी पत्नी घर का खर्च चलाती थी और मैं दुबई में रहा करता था। यही मेरे घर के बिल्कुल पीछे के घरों में हमारे घर परिवार के लोग भी रहते थे। ऐसे में किसी तरह का कोई डर नहीं था। इसी तरह हमारी जिंदगी गुजर रही थी। रूपा को हम बड़े लाड़ प्यार से रखते थे, क्योंकि रूपा हमारी इकलौती बेटी और हमारे जीने की वजह थी। किंतु हमारे लाड़ प्यार की वजह से वो बिगड़ गई। जब वो छोटी थी तो हमने उसकी हर जिद पूरी की थी, कभी उसे पर कोई रोक टोक नहीं की, और शायद इसी का उसने नाजायज फायदा उठाया। समय गुजरने के साथ वो जवान हो गई। हमें उसकी शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला कि कब वो धीरे धीरे गलत संगत में जाने लगी। उसके न जाने कितने लड़कों से अफेयर थे। ये कहते हुए शर्म आती है कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी। जब हमें इस बारे में पता चला
तो मेरे लिए तो ये सब कुछ किसी सदमे से कम नहीं था। जब मैं दुबई से इंडिया आया तो मेरी पत्नी ने मुझे ये बताया और मैंने अपनी बेटी को काफी समझाया, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर मैंने गुस्से में उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दे दी। ये कहते हुए काफी कुछ सुनाया, धमकाया, तो वो घर से बाहर तो नहीं जाती थी। ऐसे में हमें लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं जल्दी से जल्दी उसका विवाह करना चाहता था, उसके लिए लड़का तलाश कर रहा था। लेकिन सच तो यह था कि रूपा वो हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वो हमारे सामने तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती थी जिससे फिर से हमें उस पर शक हो, परंतु उसकी हरकतें बंद नहीं हुई थी, क्योंकि उसके न जाने कितने लड़कों से दोस्ती थी। ऐसे में एक दिन जब मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और रूपा को मेरे भैया भाभी के पास छोड़कर गई थी, तो रात के वक्त रूपा छुपकर वहां से निकल गई और उन लड़कों के साथ, लगभग 4-5 लड़के थे, उनके साथ इस कॉटेज में पहुंच गई। मेरी पत्नी कॉटेज में पहले ही साफ सफाई का काम करती थी। ऐसे में अक्सर चाबी घर पर ही रहती थी। रूपा ने तो जैसे सब कुछ प्लान किया हुआ था, वो उस चाबी को लेकर वहां पहुंच गई। उसे पता था कि वहां कोई नहीं जाएगा, इसलिए किसी बात का कोई डर नहीं था। वहां पर उन लड़कों के साथ उसने नशा किया और फिर वही घटिया हरकतें, ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि उसके कहने का क्या मतलब था। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, नशे में उनमें से किसी को होश नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और इन सब की वजह से रूपा की हालत बिगड़ने लगी थी। ये देखकर वे लड़के घबरा गए। कुछ कर पाते उससे पहले ही तड़पते हुए रूपा की मौत हो गई। ये देखकर उन लड़कों को अब डर लगने लगा कि पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी। ऐसे में उन्होंने उसकी लाश को उठाया और कॉटेज के ही सामने समुद्र की लहरों में फेंक दिया, जिससे उसकी लाश किसी को न मिले और समुद्री जीव उसे खा जाएं। वहीं अगले दिन जब मेरी पत्नी वापस आई तो रूपा को न देखकर घबरा गई। मेरे भैया भाभी गए उसे ढूंढ रहे थे। वे लोग उसे ढूंढते हुए गए, ढूंढने लगे। मुझे भी फोन पर यह खबर दे दी गई तो मैं भी फ्लाइट से तुरंत ही आ गया था। अब हम लोग उसे ढूंढते ही जा रहे थे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। अब चारों तरफ बदनामी हो गई थी। सबको लगने लगा था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ऐसे में हमने भी उसे ढूंढना कम कर दिया था। हमें यह सोचकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि उसने हमारे साथ ये सब कुछ किया है। लेकिन तभी एक दिन इसी कॉटेज के सामने समुद्र के किनारे, शायद लहरों की वजह से आ गई थी, उसकी लाश पड़ी हुई थी, जो पानी में रहने की वजह से पूरी तरह सड़ गई थी और उसमें से भयंकर बदबू आ रही थी। ये देखकर उस वक्त हम पर क्या क्या गुजरी थी हम बता नहीं सकते। फिर हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रूपा जैसी भी थी, हमारी बेटी थी। उसके खोने की तकलीफ क्या थी हम बता नहीं सकते। हम ये सब कुछ भूल नहीं पा रहे थे और इस सदमे को मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऐसे में रूपा की याद में तड़पते हुए कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। मैं भी पूरी तरह टूट चुका था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रूपा के साथ हुआ क्या है। सच्चाई पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। अपनी बेटी और अपनी पत्नी की मौत के बाद मुझे तो जिंदगी के नाम से ही नफरत हो गई थी। मन करता था कि कहीं जाकर मर जाऊं, लेकिन शायद मर भी नहीं पा रहा था। ऐसे में मैंने दुबई जाना छोड़ दिया। किसके लिए जाता? जिसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था वो इस दुनिया में नहीं थी। अब हमेशा मुझे अपने आप पर अफसोस होता कि काश मैं यहीं पर कोई छोटा सा काम धंधा कर लेता, अपनी बेटी का ध्यान रखता, अपनी बेटी को सही संस्कार देता, तो ये सब कुछ ना होता। फिर अपनी पत्नी की मौत के बाद मैं इसी कॉटेज में साफ सफाई का काम करने लगा और जो पैसे मुझे मिलते उनसे ही अपना गुजारा करने लगा। ये कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने हमारी तरफ देखा और रोते हुए बोला, अब तो ये जिंदगी एक बोझ की तरह लगती है। हर दिन यही इंतजार करता हूँ कि कब मौत आएगी और मुझे अपने साथ ले जाएगी। ये तकलीफ अब और बर्दाश्त नहीं होती। वैसे मुझे पता है कि रूपा की आत्मा वहां कॉटेज में भटकती है। वो कभी कभार मुझे दिखाई देती थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा और ना कभी मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचाई। पर वहां पर जितने भी लोग आते हैं उनका जीना हराम कर देती है, जिससे वे लोग या तो पागल हो जाते हैं या रात को ही घबराते हुए भाग जाते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने एक फैमिली को उठाकर समुंदर में ही आधी रात को फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी। अब उसे मरे हुए लगभग 12 साल हो गए हैं और इन 12 सालों में उसकी वजह से अब कोई भी इधर नहीं आता था। वरना कोई वक्त था जब यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ चहल पहल हुआ करती थी और आज ये सुनसान इलाका पड़ा है। अब यहाँ लोगों को तो पता है कि वहाँ कोई आत्मा है,
लेकिन वो आत्मा रूपा की है ये कुछ ही लोगों को पता है। किंतु लोग रूपा के बारे में कुछ भी बात करने से या कहने से आप घबराते हैं। वैसे जो उस कॉटेज का मालिक है उसे तो जैसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कभी इंडिया आता ही नहीं है, हर महीने हमारी सैलरी अकाउंट में डाल देता है। वैसे आए दिन ये जो कुछ होता था, रूपा की आत्मा दूसरों को तकलीफ पहुंचाती थी, ये देखकर मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इन सब का गुनहगार मैं अपने आप को समझता हूं, लेकिन क्या करूं, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने रोते हुए उस कॉटेज में जाकर रूपा से हाथ जोड़कर मना किया कि वो ऐसा कुछ ना करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। लेकिन जैसे रूपा ने जीवित रहते हुए मेरी बात नहीं मानी थी, आज भी वो मेरी बात नहीं मानती है। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि रूपा की आत्मा को शांति मिल जाए, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है। वो इस कॉटेज में तड़पते हुए घूमती है जहां उसकी जान गई थी, और मरने के बाद भी मुझे कहते हुए शर्माती है कि उसकी वासना। ये कहते हुए वो बूढ़ा अंकल चुप हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तो हमें बड़ी तकलीफ हुई। तभी वो बूढ़ा आदमी हमारी तरफ देखते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुम लोगों को पहले दिन ही सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि सब कुछ तुम्हें बताऊं, इसीलिए कुछ नहीं बोला। और तुम लोग भी उस वक्त मेरी बातों पर यकीन भी नहीं करते। और मैं बोला, लेकिन बाबा, जिनकी वजह से रूपा की जान गई थी, वे लड़के, उनका क्या हुआ? उन्हें कानून में सजा दिलाई या नहीं? तभी वह बूढ़ा बाबा बोला, उनकी भी बड़े ही रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। रूपा की मौत के बाद जब ये मौत का खेल शुरू हुआ तो एक लड़के ने घबराकर हमें सारी सच्चाई बताई और हमें सब कुछ पता चला कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन रूपा ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। किसी की लाश उसी कॉटेज में पाई गई, किसी की समुद्र के किनारे पाई गई, तो किसी को बेरहमी से फंदे पर लटका कर मार डाला, और किसी को इतनी बेरहमी से मारा था कि देखने वाले भी घबराने लगे। उसके पूरे हाथ पैर तोड़े हुए थे। वे 4 लड़के थे, चारों को उसने जान से मार डाला था। फिर भी रूपा को मुक्ति नहीं मिली और वो तड़प रही है। अब यह सुनकर मैं और साक्षी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें समझ में आ गया कि रूपा हवस और वासना की भूखी थी और उसे इन सब की आदत पड़ चुकी थी, और ऐसे में मरने के बाद भी वो इन सब के लिए तड़प रही है। तभी तो वो मेरे करीब आने की कोशिश करती थी। उस रात हम उस बूढ़े बाबा के घर पर रुके, लेकिन डर की वजह से सो भी नहीं पाए। सारी रात घबराते हुए निकल गई। वो रात हमने कैसे गुजारी थी, हमसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। हर पल एक अनजाना डर सता रहा था। हमें ऐसा लगता था जैसे रूपा अभी आकर हमें जान से मार डालेगी। अगले दिन सुबह बूढ़े बाबा ने हमें कॉटेज से हमारा सारा सामान ला कर दिया और हम दोपहर को आने वाली ट्रेन से ही वापस मुंबई आने के लिए रवाना हो गए। उस वक्त हम दोनों काफी डरे हुए थे और कई दिनों तक तो उस डर से उभर भी नहीं पाए थे। हमारे हनीमून को हम यादगार बनाना चाहते थे, लेकिन वो इस तरह की बुरी यादें हमारे लिए छोड़ गया था कि आज भी हम उन सबको भूल नहीं पाए हैं। हर पल वो घटना आज भी हमें डरा जाती है। कभी कभी सपने में ऐसा लगता है जैसे रूपा हमें मारने की या मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। मैंने आप सब लोगों को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में इसलिए बताया है कि अक्सर हमें लोगों से ऐसी जगहों के बारे में सुनने को मिलता है जहां जाना उचित नहीं होता। लोग कहते हैं कि वहां बुरी आत्माएं हैं या वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आजकल हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। कई लोग तो इसे चुनौती के रूप में लेते हैं और ऐसी जगहों पर रात रुक कर दिखाते हैं। कुछ लोग वीडियो बनाने के चक्कर में वहां जाते हैं, जबकि कुछ इसे अंधविश्वास मानकर वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है, तो कभी उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे जिंदगी भर उस दर्द से नहीं उभर पाते। किसी की जिंदगी तो नर्क से भी बदतर हो जाती है। इसलिए अगर हम किसी अनजान जगह पर जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करें। अगर किसी ने हमें बताया है कि वो जगह हमारे लिए ठीक नहीं है तो वहां जाने से पहले एक बार उस जगह के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। और अगर हर कोई यही कहता है कि वहां जाना खतरनाक है तो वहां जाने का कभी ना सोचें, क्योंकि लोगों की कही हुई हर बात अंधविश्वास नहीं होती। कुछ बातें सच्चाई भी होती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। हमारी छोटी सी गलती हमें जीवन भर की तकलीफ दे सकती है, या हमारी उस गलती के कारण हम अपनी जिंदगी ही खो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।